नमस्कार फ्रेंड्स। मैं शुभम शुक्ला। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, ये मेरा 2018 का मार्कशीट है यूपीएससी का, जिसमें मैं हिस्ट्री ऑप्शनल में ओवरऑल 296 मार्क्स और पेपर टू के अंदर में उस साल ऑल इंडिया हाईएस्ट 161 मार्क्स स्कोर कर चुका। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आप जैसे जानते ही हैं कि लगभग 2000 से ज्यादा साइट्स हमें मिले। बट आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले या लगभग 101 साल पहले की बात है, तब तक इस सिविलाइजेशन की जो एक अनाउंसमेंट है पूरे दुनिया को, वो नहीं की गई थी। अब इसकी डिस्कवरी की भी अपनी बहुत एक फैसिनेटिंग कहानी है, जिसका एक छोटा सा पार्ट आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली किस तरीके से इसका एक्सटेंट है कि कहाँ पर ये सिविलाइजेशन पूरी तरीके से फैली हुई है। लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर में हम ये भी देखेंगे कि कितने इम्पोर्टेंट जो आपकी साइट्स हैं, जो आप किसी भी तरीके के स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे कि पहले तो मोहनजोदारो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। उसी तरीके से हड़प्पा के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। इंडिया के साइड में राखीगढ़ी है, धोलावीरा है या कालीबंगन है। ये ज़्यादा जो प्रोमिनेंट साइट्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन साइट्स का सर्वे भी लेंगे। इसके साथ-साथ में हमें ये भी देखना है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से सवाल, क्योंकि 2025 में भी आपने देखा कि वो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, वो काफ़ी अलग हैं पहले की तरफ से। अब वही बहुत ट्रेडिशनल सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। जैसे इस साल सवाल आया था हड़प्पन आर्किटेक्चर को लेकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती करी कि उन लोगों ने ज़्यादातर अपना क्वेश्चन टाउन प्लानिंग के सेंट्रिक रखा और टाउन प्लानिंग को ही टारगेट करते हुए उन्होंने आंसर्स लिखने की कोशिश की है। चलो, आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि लगभग लास्ट क्वार्टर ऑफ 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, तो मैं बात कर रहा हूँ 330 326 बिफोर कॉमन एरा के आसपास की, जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर आप देखोगे कि मैसेडोनिया से अलेक्जेंडर आता है और अलेक्जेंडर अपने साथ में एक अच्छी विशालकाय आर्मी भी लेकर आए। इसी के अंदर में उनके एक हिस्टोरियन है जिनको हम एरिस्टोब्यूलस कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ-जहाँ पर वो एरिस्टोब्यूलस जा रहे थे, वो बहुत सारी चीज़ों को लिख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एरिस्टोबुलस द्वारा लिखे गए सारे सोर्सेस तो नहीं है, बट जो सेकेंडरी सोर्सेस हैं, सेकेंडरी सोर्सेस का मतलब कि एरिस्टोबुलस ने जो लिखा था उसके हिसाब से जिन सोर्सेस को बनाया गया, जैसे कि स्ट्रैबो ने हमें ये बताया कि एरिस्टोबुलस को उस समय किसी एक मिशन के लिए भेजा गया था और उस दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा एबंडेंट सिटीज को देखा है। तो मोस्ट लाइकली जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एबंडेंट सिटीज हैं, ये कहीं ना कहीं उसी रीजन में हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, तो मोस्ट लाइकली इंडस वैली की सिटीज की ही बात हो रही होगी। उसके बाद में कहीं न कहीं हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे कि बहुत लंबा समय गुज़र जाता है, लगभग 2000 साल गुज़र जाएँगे और जब अंग्रेज़ों का समय है, 18th 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो 19th सेंचुरी के अंदर 1826 के आसपास एक अंग्रेज़ ट्रैवलर चार्ल्स मैसन ये इंडिया की तरफ आता है। और ये उस समय, उस दौरान उस एरिया में घूम रहा था। और जब वो घूमता है तो घूमते हुए वो अपने ट्रैवलॉग के अंदर इस पर्टिकुलर एरियाज में देखे गए इन हाई वॉल्स ऑफ सिटीज को, जो अलग-अलग उसके हिसाब से रुइनस ब्रिक कासल्स हैं, इनका मेंशन करता है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई उसको फिर आगे फॉलो अप नहीं कर पाया। सिमिलरली 30 साल और गुजर जाते हैं। फिर बात आती है 1850s की। तो जैसे कि आप सब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 1848 से लेकर 1856 का जो समय था, ये समय है भारत में डलहौजी का। और डलहौजी बिल्कुल अपने जिस तरीके के पब्लिक वर्क्स है उसके लिए जाना जाता है। 1850s के अंदर कुल मिलाकर डलहौजी ने खासकर रेलवे कंस्ट्रक्शन और रेलवे लाइन पर काफी फोकस किया। शुरुआती तौर पर बॉम्बे से ठाणा में इस रेलवे लाइन को लेकर गए और उसके बाद में आप एक बात देखेंगे कि 2 चीज़ें पैरेलली चलती है। एक तो सेकंड एंग्लो सिख वार के बाद 1849 में पंजाब वाला जो रीजन है, लगभग 10 साल के बाद जब रणजीत सिंह की डेथ हो जाएगी, उसके 10 साल के बाद पंजाब को पूरी तरीके से ब्रिटिश इंडिया के अंदर एनेक्स कर लिया जाएगा। और उसके बाद 1850s में दौर चलता है रेलवेज़ का।
तो इस समय कराची से लाहौर रेलवे लाइन बनाने की जिम्मेदारी उस समय पर एक रेलवे इंजीनियर के पास है जिनका नाम है विलियम ब्रंटन। अब उस दौरान क्या होता था कि जब ये रेलवे लाइन डाली जा रही है तो उन्हें बहुत ज्यादा ब्रिक की बलास्ट की जरूरत थी। और उन्हें ये पता चला कि आसपास वाले लोग वहां पर जो बहुत पुराने कोई शहर है उनसे काफी ईंटों को वैंडलाइज करके इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको वहां से लाकर चोरी छुपे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों ना विलियम ब्रंटन साहब ने कहा कि हम भी इसको अपने रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते, तो इन ब्रिक्स को उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। काफी ज्यादा वैंडलिज्म करने के बाद भी बहुत सारी चीजें बची रही। सिमिलरली इसी दौरान आपको एक बात नजर आएगी कि 1850s से और 1870s के दौरान इंडिया में अलेक्जेंडर कनिंघम, बाय द वे अलेक्जेंडर कनिंघम जिनको हम इस वजह से भी जानते हैं कि ही वाज अ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस दौरान ये रॉयल इंजीनियर्स के साथ पोस्टेड थे। और ब्रिटिश रॉयल इंजीनियर्स के साथ रहते हुए इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था जो कुशाना रूलर जिनका नाम कनिष्क है, उन्होंने बनाए हुए अलग-अलग स्तूपास के अंदर। सो कनिष्क के स्तूपास के अंदर उनका इंटरेस्ट था, इसलिए मोहनजोदारो में जो स्तूपा है, वो उस स्तूपा को स्टडी करने के लिए वहां पहुंचते हैं। अब वहां पर जाने के बाद उन्होंने उस सील को अपने हाथ में उठाकर भी देखा, बट उन्हें लगा कि ये तो हम्प्लेस बुल है और हम्प्लेस बुल हमारे यहाँ पर नहीं पाए जाते, तो वो उस चीज से बहुत कुछ समझ नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली फिर से 50-60 साल गुजर जाते हैं और कनिंघम साहब कुछ पता नहीं कर पाए। फिर 50-60 साल गुजरने के बाद 1920s के अंदर हम बात करते हैं, इस दौरान इंडिया में जॉन मार्शल, हालांकि जो इंडिया में लगभग 1906 से 1928 के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, डायरेक्टर जनरल थे। और इसी दौरान हड़प्पा के अंदर दयाराम साहनी एक्सकेवेशन के लिए जाते हैं, वहां एक्सकेवेट करते हैं, इसलिए हड़प्पा बिकम्स द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। सिमिलरली इसी के एक साल बाद आप देखेंगे रखलदास बैनर्जी जो सिंध के नरकाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर एक्सकेवेशन करते हैं। और ये दोनों के दोनों अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो सबमिट करते हैं जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल इन दोनों एरिया के, इन दोनों सिटीज का डिस्टेंस देखकर हैरान होते हैं कि लगभग 600 किलोमीटर के आसपास दोनों सिटीज हैं, और ये इतना कौन सा पुराना कल्चर है जो हमें अभी तक के नहीं पता। उन्हें लगा मैक्सिमम 400-500 साल पुरानी बात होगी, बट अगेन ही कुड नॉट मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट। फिर बाद में मेसोपोटामिया के अंदर में भी, जैसे आप में से बहुत से लोग जानते हैं जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या होगा। 1920s में हमने देखा कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होने के बाद एक मैंडेट सिस्टम को लाया जाता है, खासकर जब ट्रीटी ऑफ सेवरस साइन की जाएगी टर्की के साथ। और इस ट्रीटी ऑफ सेवरस के साथ टर्की का किया जाता है डिसमेंबरमेंट। और टर्की के इस डिसमेंबरमेंट में आप देखेंगे कि फ्रांस के लिए, सिमिलरली ब्रिटेन के लिए अलग अलग मैंडेट्स बनाए गए या उनको अलग अलग मैंडेट्स कंट्रोल करने के लिए दिए गए, जिसमें से सीरिया है, पैलेस्टीन है, या फिर इराक वाला रीजन है, लेबनान वाला रीजन है। तो इसमें से मेसोपोटामिया के अंदर ऑलरेडी उस समय पर एक्सकेवेशंस हो रही थी। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मेसोपोटामिया में भी एक बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन मिलती है। और इस ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो सील्स हैं, आप लोगों की ही सील्स मिली हैं, जो, क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि स्क्वेरिश और रेक्टेंगुलर स्कील्स हैं जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की मिलती है। और वहीं पर सिलेंड्रिकल सील्स हैं जो हमें मेसोपोटामिया में पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर जब इन लोगों की सील, मतलब आईवीसी के जो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोग हैं, इनकी सील आपको नजर आएगी मेसोपोटामिया के अंदर, तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि मोस्ट लाइकली ये लोग आपस में ट्रेड करते होंगे। ट्रेड करते होंगे इसका मतलब ये भी है कि ये लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक सेम समय में एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो हम इंडिया का इतिहास लगभग 1500 बिफोर कॉमन एरा समझते थे, वो इससे काफी पीछे, माने कि लगभग लगभग 1000 साल पीछे और चला जाएगा। और लगभग 2500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास हम देखते हैं कि इंडस वैली के डेट को फिक्स किया जाएगा। हम मैच्योर फेस की बात कर रहे हैं। और इसके बाद आप देखते हैं कि बहुत सारी और भी डिस्कवरीज हैं, जैसे कि इजिप्ट के अंदर तुतान खामेन की टूम मिलना, या सुमेर का जो ऊर शहर है इसका मिलना। पर इन सब में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है, वो इन सब से भी बड़ा
जो लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, इंडस वैली का ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब बहुत सी चीजों में ये उनसे एडवांस भी है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हम समझते हैं। अब थोड़ा सा डिबेट है, डिस्कशन है विथ रिस्पेक्ट टू कि क्या इसका नाम इंडस वैली होना चाहिए या इससे कुछ अलग होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब 1924 के अंदर इसकी डिस्कवरी के बाद इसका अनाउंसमेंट किया गया, तो इसको जॉन मार्शल साहब ने, क्योंकि इट वाज आल्सो रिवराइन बेस्ड सिविलाइजेशन, तो उस समय में जैसे इजिप्ट के अंदर नाइल रिवर के पास में कोई सिविलाइजेशन है, या फिर टाइग्रिस या यूफ्रेटिस रिवर्स के पास में कोई सिविलाइजेशन, तो रिवराइन बेस्ड सिविलाइजेशन के हिसाब से ये माना गया कि रावी जो है वो फ्लो करती है इंडस में, और रावी के पास हमें हड़प्पा मिला, यहाँ पर हमें मोहेंजोदारो मिलता है, और इसीलिए दोनों इंडस रिवर के लिए या इंडस रिवर से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इंडस रिवर के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाए। बट 1960s और 70s में आते आते आप एक बात देखेंगे कि बहुत ज्यादा ऐसी साइट्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी दूर हमें मिली हैं। उदाहरण के तौर पर हमें जो घग्गर हाकरा वाला रिवर रीजन है, उस रीजन में ज्यादा साइट्स मिलती हैं। तो फिर क्या इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रख दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर घग्गर हाकरा को भी सरस्वती सिविलाइजेशन से हम जान रहे हैं, तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। फिर कुछ समय बाद हम और देखेंगे कि और बहुत ज्यादा साइट्स मिलती हैं, जैसे कुछ महाराष्ट्र या गुजरात वाले रीजन में है, आलमगीरपुर यूपी मेरठ वाले रीजन में है, या अखनूर सेक्टर जम्मू में जो मांडा वाली साइट है वो है, या फिर जो बलूचिस्तान के अंदर सुतका को सुतका गेंदोर, जो आपको मॉडर्न डे ग्वादर पोर्ट के आसपास है। तो माने अब इतने जो वैरायटी या इतने दूर तक की जो साइट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये दो या तीन किसी रिवर सिस्टम से बहुत दूर है, तो इसलिए ये रिवर सिस्टम पे नाम रखना तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लमैटिक है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सी दैट कि द बेस्ट वे एंड द आइडियल वे टू नेम द सिविलाइजेशन इज ऑन द आर्कियोलॉजिकल कन्वेंशन, द फर्स्ट टाइप और साइट विच वाज एक्सकेवेटेड, की पहली साइट जैसे हड़प्पा है जो एक्सकेवेट की गई थी, उसी बेसिस पर हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहेंगे। हालांकि आइडियल नेम वही होगा कि जब हम इनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लें, और स्क्रिप्ट के डिसाइफरमेंट के बाद हमें जो नाम इनका ओरिजिनल था उसी नाम को यूज किया जाए। हालांकि न्यू एनसीईआरटीज में सिंधु सरस्वती सभ्यता को यूज किया गया है, यू कैन यूज दैट इन योर आंसर्स आल्सो, इट वुड नॉट बी रॉन्ग। अगर आप अल्टरनेटिवली आईवीसी भी यूज करते हैं या आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी यूज करते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी इशू एज सच, बट आई थॉट दैट आई शुड डिस्कस द डिबेट सराउंडिंग दैट, दैट्स व्हाई आई जस्ट डिड। Now, what about the geographical extent of the civilization? So again, this is a very common and a simple prelims question that you can expect. काफी आसान सा prelims का सवाल यहाँ से आ सकता है। सो आप इसको मैप पे मार्क कर सकते हैं, या आप एक कोशिश करें कि इसको जब भी अपने नोट्स के अंदर में एक छोटा सा मैप बनाकर उसमें सारी साइट्स को दर्शा दें और बार बार उसको रिवाइज करते रहें। शोरतुगाई बाय द वे एक ट्रेडिंग पोस्ट है, ये एग्जैक्टली साइट नहीं है, बट यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था वो यहाँ से होता है। मांडा अगेन जम्मू के हकनूर सेक्टर में है, हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली ये हो गई तो इंडिया के हिसाब से नॉर्दर्न साइड से। देन सब कॉन्टिनेंट की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो देन वी हैव अ वेस्टर्न साइड दैट इज सुतका जेंदोर। इसी से थोड़ा पास में हमारे पास और एक पोर्ट साइट है जैसे कि सुतका को, तो ये माकरन कोस्ट के ऊपर दाष्टी रिवर के पास है। फिर यूपी के मेरठ के अंदर जो लगभग 60 किलोमीटर दिल्ली के पास है, वहां हमारे पास साइट है आलमगीरपुर। इसका मतलब पुराने समय में कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि दिल्ली भी इस जोन में ही रह रहा होगा, इंडस वैली वाले जोन में। फिर महाराष्ट्र के साइड में या डेक्कन वाले साइड में जहां तक इनका एक्सटेंट है, तो गुजरात में है, या फिर दहिमाबाद तक के आप कर सकते हैं कि इनका एक्सटेंट है। कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स की बात की जाए हड़प्पा के बारे में, तो पहला महत्वपूर्ण है कि इट वाज अ रिवराइन बेस्ड सिविलाइजेशन, नो डाउट इन दैट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन वो जो रिवर बेसिस पर। अब रिवर का इसलिए क्योंकि रिवर के हिसाब से इनको काफी फायदे हैं। उदाहरण के तौर पर ये लोग फ्लड इरिगेशन किया करते थे, तो फ्लड इरिगेशन के लिए आपको जरूरत है। सिमिलरली रिवर क्या करती है, अपने साथ में सिल्ट को लेके आएगी, तो फर्टाइल लैंड की इनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऑब्वियस सी बात है, विदाउट फर्टाइल आप लैंड आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी ज्यादा नहीं बढ़ सकती, और जब तक आपके पास प्रोडक्टिविटी नहीं है तब तक आपके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं है, और विदाउट एग्रीकल्चरल सरप्लस आप बहुत बड़े बड़े शहरों को सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक मोहनजोदारो जैसा बड़ा शहर है तो उसको सस्टेन करने के लिए ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे विलेजेस चाहिए जो
क्या करे, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए खाने का प्रबंध कर सके, खाने की अरेंजमेंट कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब एक बात आप ध्यान से रखना, याद रखना कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि क्योंकि हम इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं तो ब्रॉन्ज आइटम्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता होगा। ब्रॉन्ज उस समय की एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इसलिए है क्योंकि ब्रॉन्ज रिलेटिवली, कॉपर की बात अगर करें तो कॉपर से रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर मेटल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रॉन्ज ज्यादा मात्रा में पाया गया, नो। ब्रॉन्ज को बनाना थोड़ा टफ भी है इसलिए क्योंकि उसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि कॉपर, और कॉपर के साथ में आपको टीन चाहिए होगा, तो टीन भी है ये जो बाहर से इंपोर्ट करके ये लोग लाया करते थे। या फिर कॉपर के लिए जो खेतरी माइन से राजस्थान वाली, वहां से, माने कि जो नियर बाय गणेश्वर कल्चर होगा या बाकी कोई और कैलकोलिथिक कल्चर जो पहले रह चुके हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ इनका ट्रेड रहा। और हमें ये पता चलता है कि जो प्योर कॉपर के आइटम्स है उसका इस्तेमाल ज्यादा किया गया है इन कंपैरिजन टू ब्रॉन्जेज। सिमिलरली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीजें इन्हें पता है, बट याद रखना आयरन के बारे में नहीं पता है। ये सवाल पहले भी पूछा गया था, तो इसे बिल्कुल कॉशन करके लिख लीजिए कि नो आयरन। आयरन कम्स टू इंडिया समवेयर अराउंड 1000 बिफोर कॉमन एरा, एंड दैट्स व्हाई वी विल आल्सो स्टडी लेटर ऑन कि आयरन को लेके एक आयरन एज का या आयरन को लेके एक आयरन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बेहतरीन डिबेट इंडिया के एंशियंट हिस्ट्री में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट इवेंट रादर जो फीचर है वो है विथ रिस्पेक्ट टू इसका अर्बनाइजेशन। सो इट वाज अ फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बिकॉज सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन हमें पता है वो होगा 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के अंदर। आप लोग जैसे पढ़ चुके हैं महाजनपदास के बारे में फाउंडेशन के अंदर में, या फिर आप आगे पढ़ेंगे भी महाजनपदास के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मगध, सिमिलरली अवंती है, वत्स है, कोशाला है, मत्स्य है, सुरासेना है। इन सब अलग अलग जो 16 महाजनपद हैं, इनको हम कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। नाउ लेट्स कम टू अनदर इंपॉर्टेंट facet ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लिटरेसी एंड स्क्रिप्ट। सो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि लगभग 3000 के आसपास ऐसे इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शंस दैट वी फाउंड दे आर फ्रॉम हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा गया है, जैसे कि कोई ना कोई एक सिंबल बनाकर इन लोगों ने उसमें लिखने की कोशिश की है। अब अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर दैट वॉट एवर दे हैव रिटन, बट एक बात तो इससे पता चलती है कि जितना प्रिविलेंस इन्होंने अपने स्क्रिप्ट के अंदर दिखाया है, जितना राइटिंग इन्होंने किया है, उससे एक बात तो क्लियर है दैट द सोसाइटी वाज इन जनरल रिलेटिवली अ लिटरेट सोसाइटी। क्योंकि आई कैन से जैसे धोलावीरा के अंदर हमें एक बड़ा प्रोमिनेंट साइन बोर्ड दिखता है, और इस साइन बोर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि साइन बोर्ड का इस्तेमाल करना, इसका मतलब ज्यादातर लोगों को पढ़ना लिखना आता होगा, तभी आप साइन बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। या फिर बहुत ज्यादा सील्स के ऊपर जिस तरीके से अलग अलग चीजों को लिखा गया है, दर्शाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप याद रखेंगे। फिर ये सवाल है, काफी न्यूज में भी था लास्ट ईयर कि भाई इंडस की जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर क्यों नहीं हुई है, या तो जो डिसाइफर करेगा तो उसे कुछ स्टेट की गवर्नमेंट्स ने इनाम भी दिया है कि हम इतना इतना इनाम उनको देंगे, अनाउंस किया। तो कुछ सिंपल चीजें आपको याद रखनी है, सवाल अगर कभी मेंस में आ जाए तो 4-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि लगभग 6000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास इंसान ने सुमेरिया के अंदर लिखने की शुरुआत कर दी थी। इंडिया में भी 2600 बिफोर कॉमन एरा के पहले ये राइटिंग आ गई होगी। हमें 3000 से ज्यादा की सील्स लगभग मिले हैं जिस पर कुछ न किसी तरीके की राइटिंग की गई है, जैसे कि कुछ मेटल्स के ऊपर है, थोड़ा बहुत बोन्स के ऊपर है, आइवरी आर्टिफैक्ट्स है, पॉटरी के ऊपर है, स्टोनवेयर के ऊपर अलग अलग लिखा है। अब आप जब सारे सिंबल्स को आप क्लब कर लेंगे तो यू विल फाइंड दैट अराउंड 250 मेजर सिंबल्स है, और इनकी वेरिएशंस की बात की जाए तो लगभग 396 इनके अलग अलग वेरिएशंस भी हैं। अब क्यों इस सिंबल को या फिर इस स्क्रिप्ट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि ये अल्फाबेट्स नहीं हो सकते। उसका कारण है कि दे आर टू मच टू बी अल्फाबेटिक। अल्फाबेट्स थोड़े कम होते हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर वी हैव 26 अल्फाबेट्स। सो उसी तरीके से 400 अल्फाबेट्स होना, इट्स टू मच फॉर दैट। और सिमिलरली ये पिक्टोग्राफिक भी नहीं हो सकता, जैसे कि चाइनीज की हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिक्टोग्राफिक के अंदर लगभग चाइनीज में 2000 के आसपास सिंबल्स हैं। सो
चाइनीज तो इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इट्स टू बिग, रादर टू मच टू बी पिक्टोग्राफिक एंड टू लिटिल टू बी अल्फाबेटिक। अगेन इट इज रिटन इन दिस फॉर्म, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। अगेन इट इज नोन एज बोस्ट्रोफेडॉन मेथड। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। Now, what are the challenges that we are facing when it comes to deciphering the script of Indus people? The first and the foremost challenge that we have, that there is no other resemblance to the script that we found in Indus Valley. That means it's a unique in its sense कि और ऐसा कोई दूसरा स्क्रिप्ट नहीं मिला, अदरवाइज वी कुड हैव लिंक्ड इट इन वन मैनर और अनदर। तो ऐसा कुछ लिंकेज हमें नहीं मिल रहा है। या फिर जैसे रोजेटा स्टोन के बारे में बहुत से लोग आप में से जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि ये जो इजिप्शियन हायरोग्लिफ है, राइट, इसको जानने के लिए अगेन एक 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 सिंपल बात है कि एक एक भाषा है जो अननोन है, और उसके नीचे एक दूसरी भाषा है जो नोन है। तो अगेन भाषा की बात यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट से कर रहा हूँ, भाषा माने लैंग्वेज आप नहीं समझेंगे, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक, राइट। सो आप ऐसे समझिए कि एक जो स्क्रिप्ट है जो नोन है, एक जो स्क्रिप्ट है जो अननोन है। तो नोन स्क्रिप्ट के हिसाब से आप अननोन स्क्रिप्ट के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसा कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन भी हमें नहीं मिला। या फिर अगर हम सिर्फ इंस्क्रिप्शंस की ही बात करें, तो हमारे पास बहुत ज्यादा सैंपल नहीं है जो एक साथ लिखा गया है, सो दैट वी कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ, राइट, रिलायबल कॉनकॉर्डेंस। रिलायबल कॉनकॉर्डेंस का मतलब ये है कि अल्फाबेटिकली या फॉर दैट मैटर किसके बाद क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक तरीके का पैटर्न हम कोई क्रिएट कर पाए। तो अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा कोई पैटर्न नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा सैंपल नहीं है। या तो ऑन एन एवरेज 5 सिंबल्स हैं, कभी 7 सिंबल्स हैं, कभी 10 सिंबल्स हैं, दैट इज इट दैट वी मोस्टली फाइंड। Another important challenge that we face when deciphering the script of Indus people is that we are not even aware about the language that they spoke. Now, there are multiple claims which are made by many people with respect to कि they must have spoken this language or right, अलग-अलग language के बारे में। But अभी problem ये है कि we are not convincingly again sure about the language, so that's why ये एक बड़ा issue बन जाता है। फिर अगला सवाल, जैसे ऑप्शनल के अंदर में भी कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट वाज द ओरिजिन, है ना, कि कैसे हु वेर द ऑथर्स ऑफ द सिविलाइजेशन, इन सेंस कि कौन है ये लोग, कि इतना बड़ा सिविलाइजेशन इन्होंने बना दिया, क्या ये बाहर से आए हुए माइग्रेटेड किसी तरीके के लोग हैं, या कि कोई ग्रेजुअल इवोल्यूशन होने वाला इंडिजिनस लोग हैं, माने इस तरीके का आर्गुमेंट है। अब अंग्रेजों का तो ये मानना था, जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट है 20th सेंचुरी के, बहुत तक ज्यादातर, तो अगेन आई विल नॉट बी यूजिंग मेनी नेम्स इन हियर, बट लेट्स से कि मॉर्टिमर विलर साहब हैं। तो इन लोगों का ये मानना था कि अगर चलो ठीक है, उन्होंने ये कहा कि मान के चलो कि पूरे लोग वहां से नहीं आए मेसोपोटामिया से, बट एटलीस्ट आइडिया तो आया है, आइडिया तो फ्लो करता है। इसका मतलब कि यहाँ इंडिजिनस लोगों को सिविलाइजेशन के बारे में, सिटीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था। दिस इज समथिंग दैट केम फ्रॉम आउटसाइड। Again, it's too much a colonial view to accept also, and recently all of that has been refuted. So हम अभी ये मानते हैं, और जिसकी हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस भी है कि फ्रॉम यू कैन से 7th मिलेनियम बीसी, माने 7000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास से, जब हम बात कर रहे हैं ना, नियोलिथिक सेटलमेंट्स भी ऑलरेडी आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये नियोलिथिक सेटलमेंट से ही कहीं ना कहीं आगे आने वाले 3 साढ़े 3 हजार सालों के अंदर इवॉल्व होकर लगभग एक एग्रीकल्चरल सरप्लस की वजह से कहिए, या बेटर इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कहिए, राइट, बेटर इरिगेशन टेक्निक्स की वजह से कहिए, बेटर मेटलर्जी की वजह से कहिए, इस सिविलाइजेशन का राइज होता है। तो ये पैटर्न आप एक बार जरूर देखेंगे। और रही बात पीडीएफ की, तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, और सिमिलरली हम इसको ऐड कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू अर्बन डेवलपमेंट। अब फैक्टर्स के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि क्या-क्या चीजें हैं जिससे अर्बन डेवलपमेंट हुई है। सिंपली बात है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल सरप्लस। अब एग्रीकल्चरल सरप्लस होने के लिए क्या चाहिए, दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट। पहला इंपॉर्टेंट इवेंट या फिर पहला इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ फर्टाइल प्लेन्स। तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए आपको रिवर के पास में नजर आती हैं ज्यादातर सिटीज, राइट। या फिर पेरेनियल रिवर्स होनी चाहिए, क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, कंडूसिव क्लाइमेट होना चाहिए। या फिर मिनरल रिसोर्सेज भी अबंडेंट होनी चाहिए।
फिर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में बेटर टेक्नोलॉजी है इरिगेशन की। इरिगेशन के लिए आप याद रखेंगे कि दिस पीपल दे यूज गबर बंस आल्सो, छोटे छोटे जो स्मॉल चेक डैम्स होते हैं, ये सब चीजों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। राइट। प्लाउ कल्टीवेशन है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास टू एविडेंस आते हैं। वन तो सीधा सीधा प्लाउड फील्ड हमें एज इट इज मिला है, एंड दिस प्लाउड फील्ड वी फाउंड फ्रॉम कालीबंगन। राइट। और सेकंड, हरियाणा में जो बनावली है, उस बनावली से हमें एक प्लाऊ का टॉय मिला है। तो इससे प्लाऊ कंफर्म होता है कि प्लाऊ से क्या होगा कि डिगर डिपिंग की डीपर डिगिंग की जाएगी, एंड देन एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। सरप्लस प्रोडक्शन होगा, ट्रेड बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे शिरीन रत्नागर, सो उनके हिसाब से trade was a very important component of Indus Valley people, and as like trade collapses, so the civilization collapse. That was one of the you can say hypothesis that is given by these factors that led to emergence of larger settlements with more urban character. So earlier we had Amri, Kot Diji, तो ये सब अर्ली हड़प्पन की साइड से। नाउ लेट्स सी कि फेजेस क्या है। राइट। सो यहाँ पर आप समझ में आपको समझ आएगा कि जैसे मैं फेज की बात कर रहा हूँ, तो अर्ली फेज में यहाँ पर शुरुआत होती है, लगभग 800 900 1000 साल लग जाएंगे ये एक बैकग्राउंड बनने के लिए। इवेंचुअली जब वो बैकग्राउंड बनेगा, देन शहर बनेंगे, एंड देन दिस सिटीज वुड राइज। सो मैच्योर फेज लगभग 600 650 साल का है। और जो हम जनरल स्टडीज हिस्ट्री के अंदर या इन जनरल ऑप्शनल में भी पढ़ते हैं, वो ज्यादातर हम मैच्योर फेज के बारे में पढ़ते हैं। लेट फेज के बारे में लगभग हम कुछ नहीं पढ़ते, मोस्टली नहीं पढ़ते। राइट। नाउ लेट्स कम टू द मैच्योर फेज, दैट इज द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज फॉर अस। सो ऑब्वियस सी बात है, विथ इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल सरप्लस, विथ इंक्रीज इन एग्री प्रोडक्टिविटी, all of that led to increase in population. Now more population can be sustained by those villages nearby. सिमिलरली जैसे एग्रीकल्चरल सरप्लस ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वेल प्लांट सिटीज भी ज्यादा इमर्ज करेंगी, एंड दैट इज वेयर यू विल सी दैट लगभग 500 600 ईयर्स के लिए ये शहर वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां अदर देन एग्रीकल्चर माने सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम का किया जाएगा, ट्रेड के ऊपर काम किया जाएगा, कॉमर्स के ऊपर काम किया जाएगा, वो सब आपको ध्यान देना। कल्चरल यूनिफॉर्मिटी है, और ये बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है, यू आर टू, जब हम इस पर आएंगे तो विल सी दैट, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन, लगभग बहुत सारी चीजों का स्टैंडर्डाइजेशन है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग इज द यूज ऑफ ब्रिक्स, हम बर्न्ड ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, जो 1:2:4 के रेशो में है। या जिस तरीके से वेट्स एंड मेजर्स हमें मिले हैं लगभग अलग अलग शहरों से, तो इनके अंदर में एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी है। या फिर जो हाउसेस के डिजाइन्स रहे होंगे, तो वो लगभग सब जगह एक समान है। या सिटी का जो लेआउट है, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन यू कैन से, कुछ जगह पर एक्सेप्शन है जैसे धोलावीरा, बट मेजरली यू विल फाइंड दैट एक वहां पर पैटर्न है जो यूनिफॉर्मिटी बनाता है, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी आपको देखने मिलती है। ट्रेड नेटवर्क्स की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है, डोमेस्टिक ट्रेड नेटवर्क भी था, इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क भी था, और ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है सिविलाइजेशन का। नाउ लेट्स कम टू टाउन आर्किटेक्चर। Now, in 1970s, 80s, and 90s, all of these things were very popular among the archaeologists, among the Indian historians. That's how exactly the cities were planned, and the planning was a very magnificent of these people. So, जैसे कि शहरों को दो अलग-अलग you can say एरिया में डिवाइड कर देना, जोनेशन करना। तो कॉमन पीपल के लिए अलग से 1 to 2 रूम का जो टेनेमेंट्स है, सेटलमेंट है, वो होगा। और जो अपर, आप जिसको टाउन कहते हैं, जिसको आप एक्रोपोलिस कहते हैं, रैम्पार्ट कहते हैं, या फोर्ट वाला एरिया है, सिटाडेल वाला एरिया है, जो कहना आप उसको कह सकते हैं, यहाँ पर ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, वो सारी पाई जाएंगी। सिमिलरली रोड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है इसके पहले, की रोड जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैसे करती हैं, इस तरीके से काटती हैं, राइट एंगल के अंदर क्रिस क्रॉस पैटर्न में। और टर्निंग के लिए, जैसे बुलक कार्ट्स हैं, उनके टर्निंग के लिए, इजी टर्निंग के लिए, दे आर राउंडेड आल्सो। रोड्स आर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एज वेल एज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। राइट। मोहनजोदारो की स्ट्रीट्स के बारे में कुछ डिटेल है कि जो मेन स्ट्रीट है लगभग 9 मीटर वाइड है, सेकेंडरी स्ट्रीट्स थोड़ी रैंडम, यू कैन से दैट उससे नैरो है। कालीबंगन के अंदर में भी ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से रोड नेटवर्क, सी अगेन रोड नेटवर्क या इन सब पर काफी पहले भी बहुत बार
स्टेट एग्जाम में सवाल पूछे हैं। सिटी लेआउट के बारे में जैसे हमने कहा, अपर टाउन होगा, फिर नीचे में लोअर टाउन होगा। इससे हमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल हायरार्की के बारे में भी पता चलता है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। एक इंटरेस्टिंग बात ये याद रखनी है कि जो भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि ब्रिक्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो पॉटरीज हैं, सिमेट्री, जब मतलब जहां पर पोल्यूशन होता है जिन इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उनको सिटी के बाहर लोकेट करके रखा था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को थोड़ा सा इस चीज का आइडिया रहा था। उनका सिविक सेंस जो है विथ रिस्पेक्ट टू सैनिटेशन, हाइजीन, ये भी बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम उनका बहुत बेहतरीन। असेंबली हॉल्स की जैसे हम बात करें, कम्युनिटी स्पेसेस है उनके पास। एक बेस्ट एग्जांपल मोहनजोदारो से आता है, जिसको हम कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहते हैं। अगेन कॉलेज ऑफ प्रीस्ट का जो इंस्पिरेशन है नाम का, जॉन मार्शल साहब के पास आता है, राइट फ्रॉम मेसोपोटामिया। सो ये सब स्ट्रक्चर्स से भी हमें पता चलता है कि पब्लिक गैदरिंग्स वाज यूजुअल। सिमिलरली सैनिटेशन हाइजीन, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है, ग्रेडियंट्स के हिसाब से, अगेन स्लोप के हिसाब से वाटर फ्लो करेगा। सर्विस ड्रेन्स होंगी हाउसेस से लगी हुई, या सीवेज को जिस तरीके से मैनेज किया जाता है, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नो डाउट इन दैट। पब्लिक डस्टबिन्स का इस्तेमाल करना, या फिर गार्बेज डिस्पोजल को इस तरीके से मैनेज करना, सो ऑल ऑफ दैट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ इंडस वैली पीपल। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेफ्टी, दे वर आल्सो कंसर्न विद दैट। रेगुलरली आप एक तरीके से कोई, मोस्ट लाइकली दे वर द पुलिस चेक पोस्ट जो मेन स्ट्रीट्स के आसपास आपको नजर आएंगे। काफी रेगुलर इंटरवल्स पर ऐसे रूम्स बनाए गए थे। लाइटिंग की भी कोशिश की, स्ट्रीट लाइटिंग वहां पर बनाई गई है। ब्रिक्स जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सिविलाइजेशन के साइट्स के अंदर आपको यूनिफॉर्म मिलेंगी। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, जिसके ऊपर फोकस था, इस बार सवाल भी पूछा गया था। ऑर्नामेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। स्टार्क यूटिलिटेरियनिज्म पर फोकस है। स्टार्क यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब यह है कि जिस चीज की जरूरत है उस चीज को ज्यादा तरीके से काम करके उस चीज को ज्यादा इम्प्लॉय किया जाए, रादर देन मेकिंग द जिगुराट्स और मेकिंग द पिरामिड्स और मेकिंग द mausoleums or the big structures, as uh, as was the case with respect to other civilizations. So ये सब यहाँ पर नहीं किया गया। एनीवेज क्लास डिफरेंसेस हैं, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हमने देखा, लोअर टाउन के अंदर पुअर रहते हैं, अपर टाउन के अंदर जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, पब्लिक स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट वो है। हाउसेस के साइज से हम समझ पाते हैं कि किस तरीके का वहां पर डिफरेंस रहा होगा। Obvious सी बात है, maximum houses we can see even more than somewhere around 3,300 square feet. So mostly it was for the trading community or a business community people that must be using the house more like a commercial establishment along with a residential structure. अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, बट ऑब्वियस सी बात है कि इनके पर्पस अलग अलग रहे होंगे मोस्ट लाइकली। नाउ लेट्स कम टू हड़प्पन हाउसेस के फीचर्स के ऊपर वन बाय वन। सो अगर हम हाउसेस की बात करें तो विंडोज, ऑब्वियस सी बात है, मेन रोड पर ओपन नहीं होती हैं। दे ओपन इधर ऑन अ रियर साइड और ऑन अ अदर साइड। Inside the house, there was an open courtyard. So this is the open courtyard inside the house, right? Ceilings were low, doorways were wide. Unfortunately, we don't have any kind of furniture. Most likely, it was made out of wood. Water and sanitation. And again, I'll understand one thing कि इन लोगों का बहुत ज्यादा, इंडस्ट्री जो पीपल हैं उन लोगों का बहुत ज्यादा फोकस है सैनिटेशन और हाइजीन के ऊपर। सो सैनिटेशन और हाइजीन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, तो ऑब्वियस सी बात है, बेदिंग स्पेस है, प्राइवेट टॉयलेट्स हैं जो अलग अलग, यू कैन से, लगभग अगर हम मोहनजोदारो की ही बात करें तो वी हैड अराउंड 700 वेल। सो अपने आप में ये काफी इस चीज का एविडेंस है कि कितना ज्यादा ये लोग का फोकस है इन चीजों के ऊपर, खासकर सैनिटेशन के ऊपर। मोहनजोदारो के अंदर ग्रेट बात है, एंड अगेन ग्रेट बात के बारे में मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर अबाउट। सो देर आर मेनी डिबेट्स एंड theories also postulated by many people what exactly would be the reason that this great bath must have been constructed. So some people will believe that it was a again a very important thing for ritual kind of bathing, that is important, that must be important to Indus people. Anyways, few features about the Great Bath that you should be aware about. Firstly, that there was watertight walls, and again there was, right, a floor to stop seepage. How can you do that? Obviously, what with ex- excuse me, close fitting.
So I'll be ending this session here and we'll discuss sites of survey tomorrow.